Online students, check your audio and video. श्रद्धा अग्रवाल, श्रद्धा मित्तल, वंशिका, काशवी, check your audio and video. देखना, हम लोग स्टार्ट कर दिए थे ऑलरेडी पिछले क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो लोग का फर्स्ट क्लास है वो लोग के लिए बता दूं कि हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ चुके हैं, रफली 8-9 क्लास के आसपास। तो तुम लोग अभी 15-16 पेज के आसपास छोड़ देना जिनका फर्स्ट क्लास है उनके लिए। बाकी जो लोग का सेकेंड थर्ड क्लास है उनको तो पता ही है। 15-16 पेज के आसपास छोड़ देना या रफ कॉपी में लिख लेना, आज वो एक चीज़ कर लेना। और फिर ये सब जितना भी क्लास अभी तक हुआ है सबका वीडियोस है, आज ग्रुप में तुम लोग को ऐड कर देंगे। एक बार फिर से मैं लिंक भेज दूंगा सारे क्लासेस का। तो धीरे धीरे करके उन क्लासेस को कंप्लीट कर लेना और उसका नोट्स लिख लेना, ठीक है। जो लोग प्रीवियस क्लास में आए थे उन लोग को बताया था ये बात। स्टार्ट कर दिए, प्रथम शुरू हो गया पुराना क्लासेस हुआ है तो शुरू हो गया है शुरू। इधर इशिका ना स्टार्ट हो गया पुराना, कितना दो क्लास हो गया? 2-3 हो गया है, ठीक। 2-3 हो गया है, ठीक है। तो आज फ्राइडे है, बेसिक आज फ्राइडे है, हाँ। तो अभी टाइम है, सैटरडे है, संडे है, फिर मंडे को इस टाइम पे क्लास है। तो रफली अभी 3 दिन है हमारे पास। तो 3 दिन में तुम चाहो तो आराम से जितने क्लासेस हुए हैं दिन में 2-3 क्लासेस को करके आराम से कर सकते हो। ज़्यादा बड़े बड़े क्लासेस भी नहीं है, देखना वो वाला सब 35-40 मिनट्स के अंदर अंदर का क्लास है। और तुम लोग तो एक्सपर्ट हो ही उसको 1.25 में देखने के लिए, है ना। तो वो तुम्हारे लिए तो 20-25 मिनट का क्लास हो जाएगा। और मैं थोड़ा स्लो ही बोलता हूँ तो मेरा वॉइस जो है 1.5x में भी जनरली स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि आराम से समझ में आता है 1.5x करने से भी। तो एक एक क्लास 20-20 मिनट 22-22 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक दिन में दो तीन क्लास करोगे तो मंडे तक सारा क्लास ही कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो कर लेना उसको। मैं आज जो जो नए हैं, बाकी लोग तो ग्रुप में ऐड हो गए हैं, जो लोग आज फर्स्ट क्लास है उनका भी नंबर लिख लेंगे लास्ट में और ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन में भी सेम, वंशिका फर्स्ट क्लास है और श्रद्धा तो पुराना है, श्रद्धा मित्तल भी पुराना है, काशवी अल्सो कर लेना क्लासेस कंप्लीट, ठीक है। बाकी सब तो पुराने हो गए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर ये आखिरी प्रिंसिपल हम पढ़े थे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है अकाउंट्स में यूज होने वाला बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि एक अकाउंटिंग करते वक्त हमको फॉलो करने का जरूरत है, ठीक है। उसके अंदर अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हेडिंग करेंगे डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। देखना, ये डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल समझने के लिए हमको 2-3 वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जो लोगों का फर्स्ट क्लासेस है उनको थोड़ा सा नहीं पता होगा मीनिंग। बाकी लोगों को तो अगर इनिशियल क्लासेस किए हैं वो लोग तो उनको पता होगा। मीनिंग है 3 वर्ड का। एक हो गया कैपिटल, जो पहला क्लास भी किया होगा अभी तक वीडियो से वो अभी तक जान गया होगा कि कैपिटल क्या होता है। तो बताओ व्हाट इज कैपिटल, इशिका? वेरी गुड। तो कैपिटल का मतलब था मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में, बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। आज जैसे ये ट्यूशन शुरू करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा मैं लगाया हूँगा ये सब खरीदने के लिए, तो ये जो 5-10 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट किया इस ट्यूशन को शुरू करने के लिए, इस पैसे को अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटी। कैपिटल को इक्विटी भी बोला जाता है। सुने भी होगे शार्कटिंग वार्कटिंग वाले आजकल तुम लोग तो इक्विटी वर्ड सुने भी होगे। इक्विटी मतलब ओनरशिप, मालिकाना हक। तो इक्विटी अल्सो कॉल्ड एज कैपिटल, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है, अभी शायद सबको ही नहीं पहुंचे होंगे उसमें,
दूसरा वर्ड है एसेट्स। कौन बताएगा एसेट्स क्या होता है? पहुंच गए हो इशिका तुम एसेट्स तक? चेष्टा, एसेट आता है तो बताओ, बोलो। वेरी गुड। एसेट्स का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जिसके हम मालिक हैं, जो कि हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा। ये तीसरा या चौथा क्लासेस में हम लोग रफली पढ़े होंगे वीडियोस का, ठीक है। तो एसेट्स वो संपत्ति या वो प्रॉपर्टी है जिसके हम मालिक हैं, जो हमको बेनिफिट्स देगा। जैसे इस क्लासरूम के अंदर ये कंप्यूटर मेरे लिए एसेट है, क्योंकि ये मुझे बेनिफिट्स दे रहा है, इससे मैं ऑनलाइन क्लास कर पा रहा हूँ। ये एसी मेरे लिए एसेट है, ये फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, ये प्रोजेक्टर हो गया, ये कैमरा हो गया, माइक हो गया, ये सब मेरे लिए क्या है? एसेट्स। ये जमीन, ये बिल्डिंग, ये सब मेरे लिए एसेट है, राइट। और एक वर्ड जिसका मीनिंग जानना जरूरी है, वो है लाइबिलिटी। कौन बताएगा व्हाट इज लाइबिलिटी? क्या था? प्रथम, प्रथम बोल रहा हूँ, दिव्यांश है ना? दिव्यांश, लाइबिलिटी क्या होता है दिव्यांश? टू द आउटसाइडर्स या टू द ओनर, ठीक है। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है जो जो उधारी है, जो पैसा हमको चुकाना है, दैट इज लाइबिलिटी। आज जैसे मैं बैंक से पैसा लाया, लोन, तो ये लोन मुझे चुकाना पड़ेगा बैंक को, तो बैंक लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है। आज जैसे मैं किसी से उधारी में सामान खरीदा, तो मुझे पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी मतलब जो पैसा अपने को फ्यूचर में पेमेंट करना है, जो पैसा अपने को फ्यूचर में पे करना है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लाइबिलिटीज। क्लियर है? तो यह तीन वर्ड है, कैपिटल, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तीनों वर्ड ऐसे तो हम इन डिटेल पहले पढ़े हैं, थोड़ा नए नए स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट क्लासेस भी, इसलिए मैं बार रिपीट कर दिया है सारा वर्ड। कैपिटल मतलब मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाया है। एसेट्स का मतलब जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी एक बिजनेस का है जिसके हम ओनर हैं। और तीसरा है लाइबिलिटी, जो पैसा हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है, जो पैसा हमको चुकाना है, जो हमारे सर पे ऑब्लिगेशंस है, जो हमारा ड्यूटी है, जो पैसा हमको पेमेंट करना है फ्यूचर में, वो सब हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्लियर है? ये तीनों वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए पढ़ने के लिए, इसलिए पहले ये तीनों का मीनिंग बता दिया, ठीक है। अब ये डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये डुअल एस्पेक्ट या अल्सो कॉल्ड एज डुअलिटी प्रिंसिपल, ये बोल, डुअल का मतलब होता है, एनीवन? डुअल का मतलब डबल, टू, करेक्ट। तो डुअल का मतलब होता है टू। तो ये डुअल एस्पेक्ट है या डुअलिटी प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज को, हर एक चीज का दो एस्पेक्ट है, मतलब उसको दो तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आज सपोज मैं सामान खरीदा, तो जब मैं सामान खरीद रहा हूं, यहाँ दो चीज हो रहा है। एक, सामान हमारे पास आ रहा है, तो गुड्स इंक्रीज हो रहा है, गुड्स आ रहा है मेरे पास। और पैसा दे रहा हूं, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश जा रहा है। तो ऐसे ही है, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता है, उसका दो चीजों को वो इम्पैक्ट करता है, कोई भी दो चीजों को इफेक्ट करता है। जैसे मैं सामान बेचा, तो क्या होगा? सामान बेचने से सामान जाएगा, पैसा आएगा, है ना? तो दो चीज हुआ। ऐसे ही है, जो भी चीज होता है बिजनेस में, वो किसी दो चीजों को इम्पैक्ट करता है, यही बोलता है डुअल एस्पेक्ट, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट सेज दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट है, मतलब वो कोई दो चीज को प्रभावित करेगा, ठीक है। कोई भी चीज जो बिजनेस में हो रहा है, वो दो चीजों को प्रभावित करेगा। इसमें से एक चीज जो है, उसको अकाउंट्स में डेबिट बोलते हैं, सुने भी होंगे थोड़ा बहुत अगर अकाउंट्स कहीं तो। और दूसरा को बोलते हैं क्रेडिट। तो अकाउंट्स में जो दो एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट को बोलते हैं डेबिट, और दूसरे एस्पेक्ट को बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। तुम्हारे पास बुक है? 11th का बुक है किसी के पास? लाओ तो बुक। देखो ये जो क्लास 11th का बुक है, ठीक है, ये 22 एडिशन है, तुम अगर नया खरीद रहे हो 25 देख के खरीदना। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? जस्ट सी, द नेम ऑफ द बुक इज, टी एस ग्रेवाल तो ऑथर का नाम है, बुक का नाम है डबल एंट्री।
तो डबल एंट्री बुक का ही नाम है पूरा। डबल एंट्री मींस डुअल एस्पेक्ट, है ना। बुक का नाम ही है डबल एंट्री, मतलब अकाउंट्स का पूरा बुक दो एस्पेक्ट के ऊपर है। हर एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, इसलिए बुक का नाम ही है डबल एंट्री। एक एस्पेक्ट को बोलते हैं डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, अब किसको बोलते हैं डेबिट और किसको बोलते हैं क्रेडिट, या कैसे पहचानते हैं कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा जर्नल, वहां जाके हम पढ़ेंगे कि कैसे पहचानते हैं डेबिट क्या कौन सा होता है और क्रेडिट कौन सा होता है। ये पहचानना हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हो रहा है वो दो चीजों को प्रभावित करता है। उसमें से एक जो होता है वो डेबिट होता है और दूसरा जो होता है वो क्रेडिट होता है। क्लियर है? कैसे पहचानते हैं कौन सा डेबिट या कैसे पहचानते हैं कौन सा क्रेडिट, ये आने वाले चैप्टर्स में। क्लियर है? देखना हेडिंग है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। लास्ट लाइन समझाऊंगा, पहले ये पहला लाइन समझ लिए हम लोग। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट, every transaction entered by a business has two aspects। हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है ऑफ इक्वल अमाउंट। वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। एक उसमें से डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट कैसे पहचानते हैं वो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? डुअल एस्पेक्ट के हिसाब की वजह से एक इक्वेशन बनता है अकाउंट्स में, उस इक्वेशन को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट इक्वल्स टू, इक्विटी के जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल अल्सो। तो इक्वेशन बनता है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंट्स का इक्वेशन है ये, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अकाउंट्स में हमेशा जो एसेट होता है वो किसके बराबर होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होगा। इस इक्वेशन को अकाउंट्स में बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, द नेम ऑफ द चैप्टर विल बी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, जो हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे वही होगा। क्लियर है? तो ये आ गया डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल, जो बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट उसमें से डेबिट है और दूसरा उसमें से क्रेडिट है। डुअल एस्पेक्ट की वजह से एक इक्वेशन बनता है अकाउंट्स में, उस इक्वेशन को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर है? तो मैं तुमको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ इसमें। इक्वेशन का एग्जांपल देता हूँ कैसे एसेट जो है हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखना, पहला सोच लो मालिक पैसा लगाया और बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? दो चीज, एक पैसा आएगा, कैश प्लस हुआ। सोच लो 50,000 लगाया, तो एक तो बिजनेस में 50,000 आया, 50,000 प्लस हुआ। और दूसरा, ये 50,000 कौन लगाया? ओनर लगाया है। तो ओनर जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल भी प्लस हुआ, कितना से? 50,000। ठीक है, इक्वेशन क्या था? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
यहाँ देखो एसेट कैश क्या है, कैश एक एसेट है हमारे लिए कि काम आएगा हमको फ्यूचर में। तो कैश एसेट है 40,000, सॉरी 50,000। और कैपिटल, तो यही कैपिटल है 50,000। अभी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, जीरो। देखो मैच कर रहा है कि नहीं, देखो मैच कर रहा है कि नहीं। कैश 50,000, कैपिटल 50,000 और लाइबिलिटी जीरो। मैच कर रहा है ये, राइट। कोई और ट्रांजेक्शन देख लो, सोचो दूसरा ट्रांजेक्शन एक और लेता हूं मैं। सपोज हम गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स फॉर 10,000, 10,000 का सामान खरीदे। तो इससे अकाउंट्स में क्या होगा, दो चीज सोचना। एक, पैसा जाएगा, दूसरा गुड्स आएगा। यही होगा ना, 10,000 का सामान खरीदे तो क्या होगा, गुड्स प्लस होगा और कैश माइनस होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा देखना, कैश पहले 50,000 था, अब कितना हो जाएगा कैश, 40,000, क्योंकि 10,000 चला गया। एसेट में एक नया एसेट आ जाएगा, गुड्स। गुड्स नाम का नया एसेट आएगा कि नहीं। दस गुड्स क्या है, एसेट है, फ्यूचर में बेचेंगे पैसा आएगा। कैपिटल तो उतना ही रहेगा 50,000, लाइबिलिटी उतना ही रहेगा। फिर देखो मैच कर रहा है कि नहीं। एसेट टोटल कितना हुआ, 40 प्लस 10 50, कैपिटल वही 50, लाइबिलिटी जीरो। तो कुछ भी कर लो, एसेट हमेशा इक्वल होगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लियर है। ये हम आगे चल के पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे इसका, ये चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर है। अभी सब तुमको थोड़ा एक दो बताया, ऐसा हम लोग 50-60 ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ दो ठो बताया, ऐसा 50-60 ट्रांजेक्शन्स हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें। क्लियर है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है तुम्हारा, आरव। तुम रफ कॉपी में लिख रहे हो फेयर में, रफ में या फेयर है, फेयर है। 15 पेज के आसपास छोड़ देना, उसके बाद से लिखना, ठीक है। ठीक है, देखें नेक्स्ट प्रिंसिपल, हेडिंग करेंगे सबको ही, नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग तुम तो किए होगे बचपन में, ऐसे याद है मैच द कॉलम करते थे। इधर ऐसे 3-4 दिया रहता था, इधर 3-4 दिया रहता था, याद है, ऐसे मैच करते थे कौन सा किसका है ना। इसी को बोलते थे मैच द कॉलम, वहीं से वर्ड यहाँ पे भी आ रहा है। कॉन्सेप्ट का नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ क्या चीज को मैच करना है, एक हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो इनकम, जो कमाई हो रहा है हमारे बिजनेस में। बेसिकली कमाई कहाँ से होता है, सामान बेच के, सेल्स से, बिक्री करने से, सामान बेचने से कमाई होता है। और दूसरा है खर्चा, एक्सपेंस। ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर अकाउंट्स में हमको सही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, कोई भी पर्टिकुलर ईयर का हमको सही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, तो हमको उस ईयर के रेवेन्यू को मैच करना पड़ेगा, मतलब कम मैच करना मतलब कंपेयर करना पड़ेगा उस ईयर के एक्सपेंस के साथ। अगर हम उस ईयर के सही रेवेन्यू को, सही इनकम को कंपेयर करेंगे उस ईयर के सही एक्सपेंस के साथ, तभी हमको पता चल पाएगा कि उस ईयर में करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। अगर हम रेवेन्यू को गलत लेंगे या एक्सपेंस को गलत लेंगे, तो हम कभी भी सही प्रॉफिट या सही लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो मैचिंग प्रिंसिपल इतना सा बात बोलता है कि अकाउंट्स के अंदर अगर हमको किसी ईयर का, पर्टिकुलर ईयर का सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो हमको उस ईयर के सही रेवेन्यू को कंपेयर करना पड़ेगा उस ईयर के सही एक्सपेंस के साथ, राइट। तो अगर हम करेक्ट रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे करेक्ट एक्सपेंस के साथ, तभी हम बिजनेस में पता लगा सकेंगे
कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्लियर है? तो जैसे अगर मुझे सोच लो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना है कि 2025-26 में बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो ये प्रॉफिट या लॉस 2025-26 का जानने के लिए मुझे इस ईयर का सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कितना कमाई हुआ है। कमाई मतलब किस चीज से कमाई होता है बिजनेस में? सामान बेच के, सेल करके। तो टोटल कितना सेल्स हुआ है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि टोटल साल भर में एक्सपेंस कितना हुआ है, खर्चा कितना हुआ है। और अगर हम ये सही रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे सही एक्सपेंस के साथ, तभी हमको पता चल सकेगा कि इस ईयर का प्रॉफिट या लॉस कितना है। क्लियर है? तो यही बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग सिंपली मीन्स मैचिंग बिटवीन टू थिंग्स, वन रेवेन्यू एंड अनदर एक्सपेंस। ठीक है? ये बोलना बहुत आसान है यहाँ पे, या सुन के भी लग रहा है सर ये तो बहुत इजी है, रेवेन्यू क्या है, सेल को मैच कर देंगे एक्सपेंस के साथ, कंपेयर कर लेंगे एक्सपेंस के साथ। बट रियल लाइफ में हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमको बताता हूँ। सोच लो हम सामान बेचे हैं 31/3/26 को, है ना? सामान कब बेचे हम लोग? 31/3/26 को। और पैसा मिला है हमको 1/5/26 को। ठीक है? सामान कब बेचे? 31/3/26 को उधारी में सामान बेचे। पैसा कब मिला? 1/5/26 को। ठीक है? तो मैं रेवेन्यू जो है इस ईयर का मानूं इसको, कि इस ईयर का मानूं? पिछले ईयर का मानेंगे। ये हम पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। कॉन्सेप्ट का नाम था, कौन बताया कॉन्सेप्ट का नाम? रेवेन्यू रिकॉग्निशन, है ना? नाम था रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो अगर कोई पर्सन इस ईयर में रेवेन्यू मान लिया तो उसका मैचिंग प्रिंसिपल भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो रेवेन्यू गलत ईयर में ले लिया है। रेवेन्यू रियलिटी में कौन सी ईयर का होना चाहिए? पहले ईयर का, है ना? लेकिन उसको गलत ईयर में अगर हम ले लेंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस भी रॉन्ग कैलकुलेट होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट मैचिंग प्रिंसिपल। बहुत इजी प्रिंसिपल है ये मैचिंग। देखना, हेडिंग करना, नेक्स्ट पॉइंट, मैचिंग प्रिंसिपल। According to this principle, it is necessary According to this principle, it is necessary to match revenue with the expense in order to calculate correct profit या loss. तो सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमको रेवेन्यू को मैच करना, मतलब कंपेयर करना, इसके साथ? एक्सपेंस के साथ। If correct revenue is compared with the correct expense, then only correct profit or loss can be calculated. अगर सही रेवेन्यू को हम कंपेयर करेंगे सही एक्सपेंस के साथ, तभी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकेंगे। फिर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी ये। ठीक है? इससे भी इजी कॉन्सेप्ट एक और जो नेक्स्ट है, तो अभी तक का सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है वो। हेडिंग है
full disclosure principle. Next principle, heading full disclosure principle. ठीक है, नेक्स्ट फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर वो सिंपल सा बात बोलता है, फुल का मतलब है पूरा, कंप्लीट। द वर्ड फुल हियर मीन्स कंप्लीट। और डिस्क्लोजर का मतलब होता है टू डिस्क्लोज, टू शो। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इतना सा बात बोलता है कि अकाउंट्स के अंदर जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे छोटा से छोटा ट्रांजेक्शन हो या बड़ा से बड़ा ट्रांजेक्शन हो, चाहे हम 1 करोड़ का गाड़ी खरीदे हो या 10 रुपए का चाय पिए हो, दोनों को ठीक से रिकॉर्ड करना जरूरी है। दोनों को रिकॉर्ड करना जरूरी है। 10 रुपए का ट्रांजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। और अगर 1 करोड़ का कार खरीदे वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी रिकॉर्ड करना, वो हम पढ़ेंगे। वो एक है प्रिंसिपल जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, वो है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, है ना। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो छोटे मोटे अमाउंट है जो कि हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं बोलता कि रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। मेटेरियलिटी मेटेरियलिटी ये बोलता है कि जैसे रिलायंस सोच लो, रिलायंस के लिए 100 रुपए का खर्चा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना बड़ा कंपनी है रिलायंस, उसके लिए 100 रुपए का खर्चा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेटेरियलिटी ये बोलता है कि ये जो 100 रुपए का खर्चा है, इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मेटेरियलिटी लेकिन ये नहीं बोलता कि ये 100 रुपए का जो खर्चा है इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड नहीं करने से मना नहीं करता, ये बोलता है कि प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करने से चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोच लो कि मैं सोच लो 100 रुपए का, ये सेम एग्जाम्पल में क्लास में दिया भी था, एक कैलकुलेटर खरीदा। ठीक है, 100 रुपए मेरे लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, और मैं 1 लाख का सोच लो कंप्यूटर खरीदा। 1 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अब मेटेरियलिटी क्या बोलता है, 1 लाख क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है। ठीक है, तो 1 लाख का कंप्यूटर, अगर जो लोग ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता होगा, एक मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये 1 लाख का कंप्यूटर मेरे लिए कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सालों साल मुझे बेनिफिट्स देता रहेगा, तो इसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, ये जो 100 रुपए का कैलकुलेटर है, ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर भी सालों साल चलेगा। जैसे कंप्यूटर सालों साल चलेगा ना, कैलकुलेटर भी सालों साल चलेगा। लेकिन कैलकुलेटर को मैं कैपिटल नहीं लिखकर अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दूं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेटेरियलिटी ये नहीं बोलता कि 100 रुपए के चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मेटेरियलिटी ये बोलता है कि 100 रुपए का चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं करने से चलेगा, पूरा डिटेल में रिकॉर्ड नहीं करने से चलेगा। ठीक है, जैसे पापा तुमको 1000 रुपए दिए एग्जाम्पल, तो पापा बोले कहाँ कहाँ खर्चा होगा बताना। ठीक है, तुम बोले से पापा 500 का ये लगा, 300 का ये हुआ, 100 का ये हुआ, और 20 रुपया कहीं और लग गया। 20 रुपए का डिटेल देना जरूरी नहीं है क्योंकि 20 रुपया बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन बताना जरूरी है कि 20 रुपया खर्चा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो मेटेरियलिटी यही बोलता है कि 20 रुपया का खर्चा का डिटेल बताना जरूरी नहीं है, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, इसको कहीं और लग गया बोलने से चलेगा। लेकिन जो 500 का खर्चा है, 300 का खर्चा है, 100 का खर्चा है, ये बड़ा बड़ा अमाउंट है, इसका डिटेल पापा को बताना जरूरी। ठीक है, क्लियर ये। तो मेटेरियलिटी कहीं ये नहीं बोलता कि रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। मेटेरियलिटी ये बोलता है छोटा अमाउंट है अगर, तो उसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं करने से चलेगा, प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करने से चलेगा। क्लियर है।
तो आ जाते हैं वापस फुल डिस्क्लोजर में। तो फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हो रहा है, चाहे 5 रुपए का ट्रांजेक्शन हो या 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो, दोनों को रिकॉर्ड करना जरूरी है। मेटेरियलिटी ये बोलता है कि इसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं करने से चलेगा, डिटेल में रिकॉर्ड नहीं करने से चलेगा, इसको लेकिन डिटेल में रिकॉर्ड करना जरूरी। क्लियर है? मेटेरियलिटी क्लियर है? तो फुल डिस्क्लोजर सिर्फ इतना सा बात बोलता है, जो भी चीज हो रहा है बिजनेस में, चाहे वो छोटा सा ट्रांजेक्शन हो या बड़ा सा ट्रांजेक्शन हो, दोनों को रिकॉर्ड करना जरूरी है अकाउंट्स में। दिस इज कॉल्ड एज फुल डिस्क्लोजर। मतलब कोई भी चीज अकाउंट्स में हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा, हर एक चीज जो बिजनेस में हो रहा है उसको हम डिस्क्लोज करेंगे। क्लियर है? दिस इज फुल डिस्क्लोज। क्लियर है? देखना, according to full disclosure principle, there should be complete, हर एक ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज होगा, there should be complete and understandable reporting of all the significant information of the business, so that correct performance can be measured, ताकि हम सही परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकें। क्लियर? तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अगर हम फुल डिस्क्लोजर नहीं करेंगे तो बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा। क्योंकि सोच लो, अगर हम लोग एक 10 रुपए का खर्चा किए, अगर हम इसको रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो जो बिजनेस का जो प्रॉफिट निकलेगा वो 10 रुपए ज्यादा निकलेगा। अगर 10 का खर्चा रिकॉर्ड नहीं करोगे तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 10 रुपए ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉफिट, है ना। तो फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि हर एक चीज को रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्लियर है? इसको बहुत जन का डाउट रहता है, ठीक है, कि मेटेरियलिटी का कंपैरिजन इससे, ठीक है। तो मेटेरियलिटी थोड़ा अलग बात बोलता है। मेटेरियलिटी रिपीट कर दे रहा हूं मैं, मेटेरियलिटी बोल रहा है कि 10 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करना जरूरी है, डिटेल में रिकॉर्ड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, 10 रुपए खर्चा का डिटेल हिसाब नहीं भी रखेंगे, अदर खर्चा लिख देंगे और कहीं खर्चा हुआ अदर्स लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 रुपए हमारे लिए मटेरियल नहीं है। मटेरियल का मतलब याद है, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, जो कि हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो 10 रुपए बहुत छोटा सा अमाउंट है, किसी को फर्क नहीं पड़ता 10 रुपए खर्चा कहाँ हुआ, ये बात जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्लियर है ये? तो दिस इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्लियर? तो इतना था टोटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक और है, 3 ठो और भी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या क्या पढ़े हम लोग रिकॉल करेंगे और तुमसे पूछेंगे क्या क्या समझे तुम। ठीक है, बोलो। नहीं, जैसे ना क्या होता है, जैसे एक बिजनेस है, ठीक है, सोच लो ये मेरे लिए है, ठीक है, फॉर मी, मेरे लिए 1 लाख रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है ना। 1 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो मुझे मेटेरियलिटी बोलता है कि इसको डिटेल में रिकॉर्ड करना जरूरी है। टोटल मेरा खर्चा ही साल में 8-10 लाख रुपया का है, तो उसमें 1 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। 8-10 लाख का टोटल में 1 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो 1 लाख का डिटेल रखना जरूरी है कि 1 लाख रुपया कहाँ खर्चा हुआ। ठीक है,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अगर या गवर्नमेंट भी मुझसे ये डिटेल मांगेगा कि 1 लाख रुपए कहाँ लगा, खर्चा हुआ बताओ, क्योंकि 1 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मेरा टोटल खर्चा 10 लाख है तो 1 लाख इज अ वेरी बिग अमाउंट। लेकिन यही चीज अगर मैं रिलायंस का बात करूं, रिलायंस का अगर 1 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, ठीक है, रिलायंस का टोटल खर्चा करोड़ों में है, 100 करोड़ 200 करोड़ का खर्चा है टोटल उसका साल का, उसमें लाख रुपया बहुत छोटा सा अमाउंट है। तो रिलायंस उसका डिटेल नहीं भी मेंटेन किया है ठीक से, या उसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं भी किया है, तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करोड़ों के खर्चा में लाख रुपया राउंड अप है। जैसे हम हमारे से कोई 1 रुपया कहाँ गया नहीं पूछेगा, पापा पूछेंगे कि 1 रुपया कहाँ गया, वैसे मुकेश अंबानी अनंत अंबानी से 10 लाख कहाँ गया नहीं पूछता है। बस यही फर्क है ना, हमारे लिए जैसे एक रुपया हमसे नहीं पूछेंगे कहाँ गया 1 रुपया बोल के, लेकिन 1 लाख रुपए इधर उधर कर दोगे तो पूछेंगे कि नहीं पापा लाख रुपया कहाँ गया। वैसे ही अनंत अंबानी अगर 10 लाख इधर उधर कर देगा तो उसको कोई नहीं पूछ, लेकिन 1 करोड़ इधर उधर कर देगा, 10 करोड़ कर देगा, तो हो सकता है उससे भी पूछा जाए। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए लाख रुपया मटेरियल है, तो मैं उसको डिटेल में रिकॉर्ड करूंगा और उसको ठीक से डिटेल मेंटेन करूंगा। रिलायंस के लिए लाख रुपया मटेरियल नहीं है। फुल डिस्क्लोजर बोलता है रिकॉर्ड करना पड़ेगा लाख रुपया, ये नहीं कि लाख रुपया छोड़ देंगे, लेकिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ, प्रॉपरली इन डिटेल रिकॉर्ड नहीं भी किया है तो चल जाएगा, क्योंकि मेटेरियलिटी बोलते हैं लाख रुपया बहुत छोटा अमाउंट है इन लोगों के लिए, हमारे लिए तो बड़ा अमाउंट है, इनके लिए छोटा सा अमाउंट नहीं होगा कि तुम, क्योंकि ये 1 2 ट्रांजेक्शन 5 ट्रांजेक्शन 10 ट्रांजेक्शन ऐसे होगा। अब जैसे हमारे लिए हम 1 1 रुपया करके कितना ब्लैक मनी एकुमुलेट कर लोगे बताओ, कितना कर पाओगे? 1 1 रुपया करके कितना कर लोगे? 1000 2000 5000 कर लोगे। वैसे रिलायंस लाख लाख रुपया करके कितना ही कर लेगा। मतलब वैल्यू को समझो, हमारा टोटल तुम्हारा टोटल जो औकात बोलते हैं, नेट वर्थ बोलते हैं, 5 10 करोड़ 20 करोड़ का औकात है एक एक पर्सन का मैक्सिमम। रिलायंस का 50 50 हजार करोड़ 1 1 लाख करोड़ का है, तो उनके लिए वो अमाउंट बहुत छोटा सा अमाउंट। क्लियर है? ठीक है, अब तुमसे पूछेंगे क्या क्या पढ़े हो तुम, हमारे सारा प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज से जो स्टार्ट किए, डुअल एस्पेक्ट। कौन बताएगा व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट? विनीत, विनीत नाम था ना? विनीत, व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट? हाँ हाँ बोलो तुम जो। हाँ, ये तो मैं एग्जांपल दिया था है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा कुछ और था इससे, एग्जांपल में समझाने के लिए बताया था। क्या था प्रांजल? करेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट है। बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी दो चीजों को प्रभावित करता है, उसमें से एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। हम जर्नल नाम का चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के कि डेबिट और क्रेडिट कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसके वजह से एक इक्वेशन फॉर्म होता है डुअल एस्पेक्ट के वजह से, उस इक्वेशन को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है इशिका? वेरी गुड, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये इक्वेशन को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर बनेगा, नाम होगा चैप्टर का अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद वाला चैप्टर रहेगा जर्नल्स। जर्नल्स में हम पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई डेबिट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़े मैचिंग प्रिंसिपल। क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल कृष्णा? करेक्ट। रेवेन्यू और सही रेवेन्यू को अगर हम मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे सही एक्सपेंस के साथ, तो हमको पता चल सकेगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। राइट। तो मैचिंग प्रिंसिपल सिंपली सेज दैट द रेवेन्यू मस्ट बी मैच्ड या कंपेयर्ड विद द एक्सपेंसेस। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़े, लास्ट जो पढ़े आज, दैट वाज फुल डिस्क्लोजर। सबसे आसान है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर इतना सा बात बोलता है कि अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, चाहे छोटा से छोटा ट्रांजेक्शन हो या बड़ा से बड़ा ट्रांजेक्शन हो, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है।
ताकि हम सही परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकें, सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। क्लियर है? इसके पहले क्लास में हम पढ़े थे कुछ और प्रिंसिपल, जैसे कि नाम था एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन श्रेयस? सुने हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन? सुने हो ना, बताओ। नहीं याद है? वेरी गुड। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बात बोलता है कि जिस दिन सेल्स हुआ, जिस दिन हम कस्टमर को सामान दिए, सेल को उस दिन हम रिकॉर्ड करते हैं। पैसा किस दिन मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है पैसा उसी समय मिल गया हो सकता है पैसा एडवांस में मिल गया हो, या ऐसा भी हो सकता है पैसा बाद में मिलेगा। तो बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू का मतलब था सेल्स और रिकॉग्निशन का मतलब था टू रिकॉर्ड। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बताता है कि सेल्स को कब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन यही बोलता है कि जिस दिन सामान बेचे उस दिन हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जिस दिन पैसा मिला। किस दिन पैसा मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन सामान बेचे हम उस दिन सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इतना पढ़ेंगे हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। एक और क्लास लगेगा, 3 और प्रिंसिपल बचा हुआ है, उसको हम एक और क्लास में पढ़ेंगे। तो एक लास्ट मंडे को क्लास होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। उसके बाद सीधा हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे वेडनेसडे से। पहला चैप्टर जो प्रैक्टिकल चैप्टर है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि हम शुरू करेंगे वेडनेसडे। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव। Vanshika, do the other classes that you have missed. I will share the link. ठीक है?